आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। अजब परिंदों का गजब संसार घना पक्षी विहार की आपको सैर कराने के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश बेजुबानों की जन्नत। आज आपको परिंदों की एक अद्भुत दुनिया के सफर पर लेकर चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जो नादान परिंदों की चहचहाहट से हमेशा गुलजार रहती है, जहां बाबा भोले की महिमा दिखती है। देशी विदेशी पक्षियों की कलाबाजी, जहां शिकारी कभी कभी खुद ही शिकार बन जाता है। तो रोमांच और हौसलों की उड़ान से भरे परिंदों को संसार का नजारा देखने के लिए शुरू करते हैं घना पक्षी विहार का सफरनामा। राजस्थान के दिल में, जहां बंजर भूमि एक जीवनदायिनी ओएसिस में बदल जाती है। जी हां, केवलादेव नेशनल पार्क यानी घना पक्षी विहार, जिसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। आइए आज आपको इस अद्भुत दुनिया से रूबरू कराते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीर ऐसी कि हर कोई देखता रह जाए। हरियाली ऐसी मानो धरती पर जैसे स्वर्ग उतर आए। कहीं गूंजती चहचहाट, कहीं घूमते साइबेरियाई सारस, कहीं कल कल करती नदियां, कहीं मटकती बिल्लियां। भरतपुर का घना पक्षी विहार, जहां है पक्षियों की बहार। आप भी चलिए हमारे साथ, करिए हरियाले स्वर्ग की सैर। 1982 में स्थापित केवलादेव नेशनल पार्क अपने असाधारण पक्षी जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 370 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक बनाती है। यहाँ आप सिबेरियन क्रेन से लेकर पैंटेड स्टॉर्क तक अनेक रंग बिरंगे पक्षियों को देख सकते हैं। इस बार पचना से पानी मिलने के बाद पक्षियों की चहचहाट जितनी बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा चमक रिटायर्ड रेंज अधिकारी भोलू अबरार खान की आंखों में नजर आती है। भोलू का कहना है कि यह पानी कई वर्षों से सूखे पड़े घना के लिए संजीवनी साबित होगा। देखिए, घना पक्षी विहार की बात करें और भोलू अबरार खान साहब से बात ना हो तो सब कुछ अधूरा है। आपने इस घना को जिया है, इसको बदलते देखा है, आधुनिक परिवेश में ढलते देखा है। आप रिटायर्ड रेंज ऑफिसर हैं भोलू अबरार खान साहब, पहले तो आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत कि आप हमारे साथ जुड़े। इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछूं, आप ही कुछ अपनी तरफ से जो इंट्यूशन इस समय आपको आ रही है वो बताएं। देखिए, सबसे बड़ी खुशी हमको एक ही चीज़ हो रही है कि आज कितने सालों के बाद ये जो पानी आया है, इस पानी की सबको ज़रूरत है। पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो भी इंसान, सबको ज़रूरत है। तो ये कितने सालों के बाद सरकार से रोते रहे नहीं, कितने सालों के बाद मैंने तो स्टेट टाइम में वो देखा था, तो महाराज साहब के लिए पानी खोलते थे, भरा रहता था। बाण गंगा गंभीरी नदी का पानी आता था, मिलीनियम सब फूट आता था पक्षियों के लिए, और चिड़िया भी इतनी होती थी कि बस ज़बरदस्त, कुछ पूछो मत ही। अब जब से ये दिक्कत हुई है तो दिक्कत हो गई, पर ये पानी आने से आज हमारे पूरे भारत, हमारे सारे वाइल्ड लाइफर है, सभी को बहुत खुशी है। आपकी बोलू जी, आपकी आंखों की चमक बता रही है कि चश्मा उतरने वाला है, इतनी खूबसूरती आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उम्र को भी धोखा देते हुए लग रहे हो। आपके चेहरे का जो उल्लास है ना, साफ तौर पर बता रहे कि मतलब एक अलग ही एहसास आपको हो रहा है। बोलू जी, कितने दिनों बाद ये सब देखा है, कितनी स्पीसीज हैं, और क्या अब उम्मीद कर रहे हैं कि माइग्रेटरी बर्ड आएंगे तो कौन कौन से आएंगे? देखिए, ये भरतपुर वेटलैंड जो है दुनिया का वर्ल्ड फेम वेटलैंड है। आप इसको आज बर्ड हेरिटेज साइट में भी है जी, और इतने इतने बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग, और हर तरह के पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ। सबसे ज्यादा कौन सी माइग्रेटरी बर्ड आती है? साइबेरिया की तरफ से बात करें या सेंट्रल एशिया की तरफ से बात करें, कौन सी किस्म की आती है, और लास्ट टाइम कब देखा था, और इस बार चूंकि पानी बहुत है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारा एक VIP पक्षी था साइबेरियन केन, साइबेरिया का सफेद सारस। वो इंडिया में दूसरी जगह कहीं नहीं आता भरतपुर के अलावा। वो क्रेन सारी ओमनिवोरस होती हैं,
लेकिन यहाँ पे वो ये ट्यूबर खाते थे, साइप्रस रोटुंडा मोथा होता है ना, उसकी ट्यूबर खाते थे, निम्फिया निम्फाइटिस की ट्यूबर को खाते थे। अफगानिस्तान में मारते थे वो लोग, वो ट्रैवल्स वो नहीं समझते थे, वो लोग वहाँ रुकते थे रेस्ट के लिए, तो उसकी वजह धीरे धीरे ख़त्म होती गई। तो 2001 में लास्ट फेयर आया, फिर 2002 में फिर नहीं आया, साइबेरियन क्रेन उसके बाद नहीं ख़त्म हो। जी। डक्स जो है, पिनटेल है, सबलर है, गेटवाल है, विजन है, ये सारे यूरोप से कोई नहीं आती, सारी चिड़िया जो पेलिकन्स की क्या उम्मीद करते हैं? पेलिकन की उम्मीद अब इस साल हमको ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इतना पानी आया, इसमें इतनी मच्छी आई हैं पांचना से बहुत, तो वो जो खाना होगा तो वो ज़रूर लाएंगे और उम्मीद है आएंगे। गूज कौन कौन से आते हैं? हाँ, बारेटेड और ग्रेला गूज। ग्रेला गूज आता है साइबेरिया से, साइबेरिया का वो तो अब अलग हो गए, जो कजाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्फीला एरिया है वो वहाँ से आता है, वहीं ब्रीड करता है, और बारेटेड की जाता है मंगोलिया चाइना से। अच्छा, मैं बोलूँ जी, एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का जो सबसे अद्भुत और अनमोल आपने यहाँ कोई ऐसा संस्मरण हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? देखो, डॉक्टर सालिम अली साहब जो दुनिया के माने हुए वो, मैं 8th में पढ़ता था, जब वो रिंग करते थे, पास जाता था तो वो मुझसे गुस्सा होते, पढ़ने नहीं जाते तुम फलाना ये और वो, गुस्सा होते थे बहुत ज़्यादा, वो स्कूल जाओ। और उनके साथ फिर मैं जंगल में जो हमारा स्टाफ था, उस स्टाफ के साथ, कि मेरे पापा यहाँ कॉन्टिनेंटल कुक थे, पहले महाराजा साहब के कॉन्टिनेंटल शेफ थे, फिर उसके बाद शांति कुटी पे कॉन्टिनेंटल कुक के, तो मैं यहीं पढ़ता था और यहीं रहता था अकेला मैं। तो वो उस टाइम बाहर होटल कुछ नहीं था, खाली शांति कुटीर थी, तो वहीं बर्ड वॉचर वगैरह सभी लोग आते थे, काफ़ी भीड़ होती थी। तो सालिम अली साहब, हमारा जो स्टाफ था, पेट्रोलिंग को जाता, मैं उनके साथ जाता था, तो मैं देखता, चिड़िया तो नहीं जानता था, लेकिन मैं कुछ देखता था। मैंने एक ऐसी चीज़ दिखाई, जब से वो मेरे को ज़्यादा मानने लगे। एक मोटल बुडाउल करके एक बड़ पक्षी था, जो मैंने स्केच करके ड्राइंग शीट पे उनको बताया कि मैंने ये देखा है। वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने देखा नहीं। फिर उनको ब्लैक जीप थी, उसमें बुढ़े ज़्यादा थे तो वॉमिट हो जाती थी, गद्दे वद्दे डाल के लेके गया, हिलते वहाँ जाके फिर उनको वो दिखाया, पेड़ दिखाया, पक्षी देखा, बहुत खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भोलू अबरार खान साहब। देखिए, ये जो चेहरे की चमक और खुशी दिखाई दे रही है ना, ये इसलिए है कि पानी है तो प्रवासी हैं तो खुशहाली है तो ये प्रकृति का जो सौम्य और सहज शांत रूप आपको देखने को मिल रहा है ना, वो इसलिए कि चारों तरफ, क्योंकि पानी हमेशा अपने साथ समृद्धि लेके आता है। तो जिस तरह की उम्मीद भोलू जी जता रहे हैं, जिस तरह की उम्मीद हम हैं और हम दूसरे जो एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, उसमें यही है कि इस बार जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो शायद इस बार, पिछली बार जो अगर हम बात करते हैं, चूँकि साइबेरियन क्रेन तो अब यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन पेलिकन्स या दूसरे जो प्रवासी पक्षी हैं वो आएंगे, ज़्यादा संख्या में आएंगे तो इस जगह में और ज़्यादा खुशहाली बढ़ेगी। शोध छात्रों के लिए बहुत अच्छा ये संकेत है, उन वाइल्ड लाइफर्स के लिए, उन बर्ड वॉचर के लिए बहुत अच्छा संकेत है, जो घना को लेकर के बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, तो पर्याप्त मात्रा में परिंदे भी आएंगे, और परिंदे आएंगे तो आप निश्चित मानिए उनकी उम्मीदों के तो पर लगेंगे ही, साथ ही साथ इस वेटलैंड का एक बार पुराना जो वैभव है वापस लौट सकेगा। पार्क का इतिहास 18वीं सदी से शुरू होता है, जब इसे भरतपुर के महाराजा द्वारा एक सेही के शिकार स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। 1950 के दशक में इसे एक संरक्षित अभयारण्य के रूप में परिवर्तित किया गया और बाद में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों ने इसके पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेचुरलिस्ट तरुण कहते हैं कि घना का आकर्षण वर्षों पुराना है, इस बार पानी की आवाज से पर्यटकों की आवक भी बढ़ गई।
तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में इस वक्त हम मौजूद हैं और कोशिश हमारी यही है कि पूरे उद्यान की तस्वीरें आपको दिखाएं, अलग अलग जो पक्षी आते हैं उनके बारे में आपको बताएं। और यही वजह है कि जो इससे संबंधित लोग हैं उनसे भी हम जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनसे भी जानकारी लेकर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। नेचुरलिस्ट तरुण सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, इनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या में जो विदेशी पक्षी आए हैं वो विचरण करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो रेजिडेंट पक्षी हैं वो यहाँ पर कितनी संख्या में हैं वो भी जानेंगे। और एक ये और बोर्ड आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या इसका इतिहास रहा है? तरुण जी, पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय अपना कीमती देने के लिए, यहाँ पर आप आए। ये बताइए कि यहाँ, क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हम विजिट कर रहे हैं, कई पक्षियों को हमने देखा है, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है? कितनी संख्या में यहाँ पर कौन से पक्षी हैं, कौन से पक्षी आते हैं, कब आते हैं? देखिए, यहाँ क्या है कि अपने मानसून टाइम में ये अपना जो लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स है वो अगस्त में आकर यहाँ नेस्टिंग करती है, ब्रीड करती है। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ जो अट्रैक्शन है वो पेंटेड स्टोर का है। आज काफ़ी मतलब हर साल पानी का, इसमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि, लेकिन अभी इसको 5 आना का पानी भी और मिला है। हमारे जो डायरेक्टर थे मानस सिंह जी, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह से 5 आना का पानी लिया जाए। तो उनके प्रयासों से ये पानी जब लिया गया तो इसमें पानी काफ़ी आया। तो आप देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कम से कम 8-10 साल बाद सबसे ज़्यादा संख्या पेंटेड स्टोर की है, जो हज़ारों की संख्या में नेस्टिंग कर रहे हैं। और हर आप 2-3 दिन बाद देखें, हर 5-10 नेस्ट पर डे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और यहाँ फिर अगस्त सितंबर एंड से माइग्रेशन शुरू हो जाता है। माइग्रेटरी बर्ड जो सेंट्रल साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती है, वो यहाँ एक्चुअल में उसका मेन आने का कारण फूड है। क्यों, यहाँ पे जो एक्वेटिक वेजिटेशन है, सेम ऐसी वेजिटेशन सेंट्रल एशिया साइबेरिया में, वहाँ जब फूड खत्म हो जाता है माइग्रेट करके यहाँ आती हैं, पूरा विंटर यहाँ रहती हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे हर बार हम जैसे काउंटिंग करते हैं, जनवरी में बर्ड्स की काउंटिंग करते हैं, तो इस बार मैं समझता हूँ कि उनकी भी संख्या सबसे ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि इतना जो पानी है, वेजिटेशन है, बहुत अच्छा पार्क का, जो आज मतलब लैंडस्केप इतने बढ़िया हुए हैं, बन चुके हैं कि आज फोटोग्राफर्स के लिए भी मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप ये देख रहे हैं, जो ये क्या है, हंटिंग रिकॉर्ड है पूरा। यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने 1902 में यहाँ डक शूटिंग स्टार्ट की। तो वो क्या है, बाकायदा एक मतलब एक गेम होता था। उनको जो भी टीम आती थी वो अपने रूलर्स को और जो व्यक्ति थे उनको इनवाइट करते थे। कई स्टेट के कोई गवर्नर हैं या उनको इनवाइट किया जाता था। उनको बाकायदा गन्स दी जाती थी और उनको कार्टेज दिए जाते थे और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि आपने इतनी मतलब गन्स यूज़ की हैं और इतने डक्स को शूट किया। और मैक्सिमम डक्स यहाँ 1938 में शूट हुई हैं। एक ब्रिटेन पार्टी आई थी, उसने 39 गन्स को यूज़ किया था और उन्होंने 4270 डक को शूट किया। और ये लास्ट शूटिंग बाज 1964 तक हुई है, क्योंकि जब वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया तो उसमें ये सब बंद कर दिया गया। मैं सोचता हूँ अगर पानी आया तो बहुत अच्छी कॉलोनी बनी। अक्टूबर में पानी आया और स्टोर की बहुत बढ़िया कॉलोनी बनी थी। तो एक पानी है तो मैं समझता हूँ पानी है तो सब कुछ है। और ये पार्क वर्ल्ड का, मैं इंडिया के सब पार्कों में हम घूमते हैं, हम टूरिस्टों के साथ में, लेकिन जब टूरिस्ट इस पार्क के अंदर केवलादेव में आता है तो वो ये कहता है कि इस जैसा पार्क तो हमने देखा ही नहीं, जहाँ एक ही जगह पे 400 तरह की बर्ड्स स्पीसीज आपको यहाँ मिल रही हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया है। और मैं समझता हूँ इस बार तो इतना शानदार लग रहा है पार्क कि मैं समझता हूँ कि इस बार तो काउंटिंग जो जैसे जनवरी में जो काउंटिंग होगी बर्ड्स की, उसके लिए आदमियों की ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें कई लाखों की संख्या में बर्ड्स होंगी। एक बात और, हमने देखा कि जो पेड़ों पे जो पेंटेड स्टॉक्स हैं वो बैठी हुई नज़र आ रही हैं, किस तरीके से पंख फैलाए हुए बैठी हैं, नेस्टिंग भी हो रही है यहाँ पर। ये माहौल किस तरीके से क्रिएट होता है? ये देखिए, जैसे ऐसा होता है कि इनमें भी क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग होती है, कुछ मतलब यहाँ जो बर्ड्स धीरे धीरे आएंगे, फिर धीरे धीरे ही इनके धीरे धीरे नंबर बढ़ना शुरू होते हैं। और फिर एक्चुअल में क्या होता है, ये आते हैं, ये पेयर बना के यहाँ आते हैं और फिर क्या फ्रेश ब्रांच जहाँ नेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ से ये ब्रांच नहीं तोड़ेंगे, वो दूसरी जगह से ब्रांच तोड़ के लाके अपना नेस्ट बनाएंगे। तो क्या है कि एक नेस्ट के जो एडल्ट जो फीड करने चले गए, तो जो बच्चे अकेले रह जाते हैं, जैसे कोई ईगल वगैरह आया था, दूसरी बर्ड्स हेल्प करती हैं, इसलिए कॉलोनी में एक नेस्टिंग करना पसंद करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये संजोया गया है, पूरा माहौल तैयार किया गया है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि 5 आना के पानी के साथ साथ यहाँ पर पक्षियों की संख्या भी बढ़ेगी। संरक्षण प्रयास केवलादेव की सफलता की कहानी के मूल में है।
पार्क के प्रबंधन ने कई पहलुओं को लागू किया है ताकि इसके अनूठे प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पानी का प्रबंधन महत्वपूर्ण है और नियमित निगरानी से पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखा जाता है। आगंतुक पार्क के विभिन्न ट्रेल्स और वॉच टावर के माध्यम से पार्क की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। गाइडेड टूर पारिस्थितिकीय महत्व और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और आवास की गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार, एनजीओ और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी पार्क के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ावा देकर हम केवलादेव को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत अभयारण्य बनाए रख सकते हैं। घना यानी परिंदों की एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जिसको हर आदमी देखना चाहता है। पर्यटक यहाँ आते हैं, वो देखना चाहते हैं, शोध छात्र आकर के यहाँ उनके ऊपर शोध करते हैं। लेकिन धर्म सिंह जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के सेवानिवृत्त वनपाल हैं। धर्म सिंह जी ने बहुत नज़दीक से इसको देखा है, जाना है और यहाँ हुए जो बदलाव हैं उनको महसूस भी किया है। धर्म सिंह जी, किस तरह की ये दुनिया है घना को लेकर के? क्योंकि बहुत लोग सिर्फ यहाँ देखते हैं कि यहाँ घना एक पक्षी विहार है, लेकिन पक्षी विहार से बहुत कुछ इसमें अलग भी है। वो सब क्या है? सर, घना पक्षी विहार से इतना है कि ये नेचर से जुड़ा हुआ सिस्टम है। अगर चिड़िया होगी, जंगल होगी, तो ये मानो कि हमारा हम ह्यूमन्स आदमी है वो सुरक्षित है। ये शुरू से ही जो कृष्ण के ज़माने का गौचर जगह है एक, और ये ह्यूमन्स के द्वारा बनाया है, मैन मेड है। और जो हमने देखा है, पार्क में 39 साल 3 महीना सेवा दे चुका हूँ घना केवलादेव में, तो इतना पार्क को मैंने नज़दीक से देखा है कि हमने जो पेंटेड स्टॉर्क थे, मैं 15 साल रणथंभौर चला गया टाइगर प्रोजेक्ट। जब मैं 20 में आया तो मैंने देखा यहाँ आकर के जो गोवर्धन कैनाल के पानी लेते हैं, जो प्रदूषित है, वो स्लो पॉइजन है चिड़िया के लिए। तो मैंने आके देखा कि यहाँ 250 नेस्ट मिले। मोहित डीएफओ सर थे यहाँ, गुप्ता जी, तो 250 और 500 चिड़िया थी। फिर 21 में भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने, और बरसात अच्छी हुई, पांचना से पानी आया और 744 नेस्ट हुए और 500 से चिड़िया 15 से हुई। और जो 30 और 50 के लगभग पेलिकन आते थे, वो 1000 से प्लस हुई। साइबेरियन क्रेन आना बंद क्यों हुई? क्या कारण? यह हैबिटाट चेंज हो गया सर। जो अपना सारस क्रेन का हैबिटाट चेंज है, वहाँ हम जाते हैं। अब वहाँ स्वामी खेड़ा करके जगह है, नौनेरा जगह है, क्योंकि वहाँ पानी जब नहीं आया, हमारा जो अजान डैम है, तो वहाँ पानी नहीं है, तो वो खारी ज़मीन है, खारा पानी है। तो वहाँ गेहूँ, मसूर, चना, मटर होते थे, और तो वो हैबिटाट था क्रेन का, 12 हेडेड गीज का। तो वहाँ मस्टर्ड माने ये ऑयल होने लग गया, सरसों, वो उनका फीडिंग एरिया ही नहीं रहा। करीब 20-20 कोस तक नहीं रहा, तो सर वो चिड़िया उधर ही चले गए, यहाँ फीडिंग एरिया है। अच्छा धर्म सिंह जी, हम बकालिया चौकी पे इधर बैठे हैं, पीछे जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत है। देखते हैं कि पेंटेड स्टॉर्क जबरदस्त नेस्टिंग की, और इससे बढ़िया खूबसूरत दृश्य नहीं हो सकता। इस जगह आपने और ऐसे कौन कौन से प्रवासी पक्षी देखे हैं, माइग्रेटरी बर्ड, जो खासकर अगर हम साइबेरियन क्रेन की बात करें या स्पून बिल की बात करें या गूज के अंदर अलग अलग हमने देखे उन्होंने? सर, हमने तो इस कॉलोनी को, जिसको हेरोनरी बोलते हैं, 17 स्पेसीज इसमें नेस्टिंग करती थी। और अब खाली 2 स्पेसीज है इसमें, 2-3 खाली पेंटेड स्टॉर्क है, और ये सैक कॉर्मोरेंट आने लगा है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं रही। इस पानी से सारे पेड़ सूखे, ड्रॉपिंग से भी सूखते हैं। और ये मानो कि जब उनके लिए खाना ही नहीं है, गोवर्धन ड्रेन में 10-15 स्पेसीज आती थी फिश की। BNHS वालों के साथ हमने शोध किया है, तो उसमें जो पांचना से मछली आ रही है, वो आती थी करीब 40+ स्पेसीज आती थी। और अब भी जो हमारे साहब लोग डीएफओ रहे हैं, KC अरुण प्रसाद जी हैं, बैनर्जी सर हैं, उन्होंने हमसे जब ये पांचना से पानी आया है, तो हमने 8 दिन फिश का सैंपलिंग किया है, 15-16 स्पेसीज आई हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जो फिश आती हैं पांचना से, और यहाँ की जो लोकल फिश हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद रहती हैं, तो उनके साथ क्या क्रॉक्स और टर्टल्स का भी है क्या? इधर कुछ ऐसा दिखता हूँ। वो तो क्रॉक्स से और उसके सब सिस्टम है, चिड़िया सब कुछ फीड करती है। कुछ मछली तो ऐसी आती है जो कि खाली ब्रीडिंग के टाइम में उनका साइज ही इतना है, 1 इंच से आधा 2 इंच तक ही साइज है। कुछ
पूरी लाइफ ही ऐसी रहती है। खास बात यह है कि जिस पांचना बांध को जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि घना को रेगुलर पानी मिलता रहे, परिंदों की बस्ती ऐसे ही बसती रहें, वो परिंदे यहाँ आएँ, शांति का संदेश लेके आएँ, यहाँ बताएं कि इकोसिस्टम में उनका क्या महत्व है। ऐसी ऐसी यौगिक क्रियाएं यहाँ पंछियों के द्वारा देखने को मिलती हैं। ऐसा सुकून यहाँ मिलता है जो और कहीं जगह ढूंढे से भी नहीं मिलता। तो होना तो ये चाहिए कि इस बार तो ठीक है, मानसून की तेज बारिश थी, गंभीरी नदी में पानी आया, पांचना का पानी यहाँ छोड़ा, लेकिन जिस उद्देश्य से पांचना को बनाया गया था उसका रेगुलर यहाँ पानी भी मिले, इस तरह की व्यवस्थाएं रहें। सरकार इस पर फोकस करे कि यहाँ का जो फ्लोरा और फौना है वो बहुत मजबूती से बना रहे, टिका रहे, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, ट्रैकिंग प्रॉपर हो। और ऐसे जैसे अभी मानस सिंह यहाँ DCF हैं, उनके जैसे जो इंटरेस्ट लेने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी, कर्मचारी और पूरी टीम यहाँ पर रहे, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि परिंदे जिस संदेश को लेकर के यहाँ आते हैं उस संदेश को हम अंगीकार भी कर पाएंगे, स्वीकार भी कर पाएंगे और उसको आत्मसात भी कर पाएंगे, ताकि जीवन में भी परिंदों की तरह मेहनत, शांति और साहचर्य सीखने को मिले। केवलादेव नेशनल पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह सफल संरक्षण की कहानी और हमारी धरती के संवेदनशील संतुलन की याद दिलाता है। जब आप इसकी विशाल आर्द्र भूमियों और पक्षियों की विविधता का अनुभव करेंगे तो आप इस अद्वितीय कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। केवलादेव नेशनल पार्क की इस यात्रा के लिए धन्यवाद। हम आपको इसके सुंदरता का अनुभव करने और इसके संरक्षण में योगदान देने का निमंत्रण देते हैं। अगली बार तक प्रकृति की सुंदरता को प्रेरणा और मार्गदर्शन बनाएं। आए तो हम घना को देखने थे, लेकिन यहाँ पहुँचे तो इसको महसूस भी कर लिया। पेंटेड स्टॉर्क की एक पूरी कॉलोनी पीछे देखी जा सकती है। 1000 से ज़्यादा इनकी संख्या हो गई और इसलिए ये यहाँ पाए क्योंकि पांचना का पानी यहाँ पहुँचा। पानी यानी समृद्धि, पानी यानी सुकून, पानी यानी जीवन। दीपिका, पहला दौरा था तुम्हारा, कैसा महसूस किया यहाँ का? निर्मल जी, ऐसा महसूस किया कि जैसा कभी नहीं किया, क्योंकि ऐसा ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक अद्भुत है। घना राष्ट्रीय उद्यान इसे यूं ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इतना ये घना है कि जहाँ से आप गुजरेंगे आपको हर बार एक नई चीज़ दिखाई देगी, और वो मैंने महसूस किया। पैराकीट्स अभी हमने देखे, अभी यहाँ पर आपने बताया कि पेंटेड स्टॉक्स किस तरीके से हैं, सभी माइग्रेटेड हैं। अभी और भी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे और भी पक्षी यहाँ पर आएंगे नेस्टिंग करते हुए। हमने देखा किस तरीके से पेंटेड स्टॉक्स को, अद्भुत था वो नज़ारा। जो कभी नहीं महसूस किया, जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो यहाँ पर अलग तरीके से मैंने महसूस किया है। अभी तो और भी यहाँ पर पक्षी हैं जो हम देखेंगे, अलग ही एक एक्सपीरियंस यहाँ पर हर किसी को देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और हर बार नवाचार कुछ ना कुछ किए जाते हैं। इस बार भी नवाचार किए गए, वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। लेकिन बहरहाल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को यहाँ पर विजिट करने आना तो बहुत ज़रूरी है। हर किसी को यहाँ पर विजिट करने आना जरूरी है, ये दीपिका का कहना है, क्योंकि पहली बार आई है। देखिए, यहाँ जो पहली बार आता है यहाँ, वो इस घना के मोहपाश में बंध जाता है कि वो बार बार यहाँ आना चाहता है। यश आपको दिखाएंगे ठीक पीछे पेंटेड स्टॉर्क किस तरह से नेस्टिंग कर रहे हैं, माउंट बने हुए हैं, उनके ऊपर बैठे हैं और ग्रुप में आते हैं। जिस ग्रुप में आते हैं उसी ग्रुप में वो कॉलोनी बनाते हैं अपनी। यहाँ नेस्टिंग करेंगे, नेस्टिंग करने के बाद यहाँ अंडे देंगे, अंडों से बच्चे भी निकलेंगे और बच्चों को लेकर के ये वापस अपने गंतव्यों पर चले जाएंगे। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा दूर दूर तक। ये करीब 20 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जो फैला हुआ वेटलैंड है, ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पाइथन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैंथर एक है, वो भी, उसका भी विचरण दिखाई देता है। यहाँ जैकॉल्स दिखते हैं, यहाँ रस्टी कैट्स दिखती है। उसके अलावा रेप्टाइल्स बहुत सारे आपको, अजगर के अलावा भी जो हम सांपों की प्रजाति की बात करें तो अनेक सांपों की प्रजातियाँ नज़र आती हैं। पक्षियों की तो हैं ही, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे पेलिकन्स भी आएंगे, बार हेडेड गूस भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा बहुत सारे पक्षियों की प्रजाति, यानी कि इतना रिच फ्लोरा और फौना है यहाँ का। और उसके साथ साथ खास बात यह है कि प्रकृति ने यहाँ अपना अनमोल खजाना
मतलब कहते हैं ना कि खुल करके उसने अपना खजाना यहाँ पर लुटाया है। जगह जगह आपको इतनी हरियाली, इतनी संपन्नता, प्रकृति जैसे मुस्कुरा रही हो। दीपिका, फाइनल कमेंट, कैसे माने इसको? अब अभी इतना सब कुछ देखा, दुनिया आपने प्रवासी पक्षियों की और पक्षियों की दुनिया देखी, क्या लगता है कि जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आएंगी वैसे वैसे इस बस्ती में और उजियाला फहरेगा और कलरव सुनाई देगा और इस तरह की एक मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा ये केंद्र बन जाएगा? बिल्कुल, वाकई में सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में जो पेंटेड स्टॉक्स हैं, इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि खास बात यही है कि सर्दियों में इनका विचरण बढ़ जाता है। अभी तो कुछ तो आ भी गए, कुछ का आने का सिलसिला अभी जारी और होगा, लेकिन खास बात ये भी है कि यहाँ 200 से ज़्यादा जो माइग्रेटेड पक्षी होते हैं वो तो नज़र आने वाले हैं, लेकिन अभी उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। फाइनल कॉमेंट यही रहेगा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब इंतज़ार इस बात का कि अभी मानसून बीतेगा, जब सर्दी शुरू होगी आनी, सर्दी महसूस हमें होनी शुरू हो जाएगी, तब सर्दी के एहसास के साथ साथ इन पक्षियों के आने का एहसास भी और इनका विचरण और भी ज़्यादा खूबसूरत पल देखने को लोगों को मिलेंगे। और वो जो एहसास है हर एक जो पर्यटक होगा, क्योंकि इंतज़ार पर्यटकों को क्या रहता है, इनको देखने का, इनको महसूस करने का, और जो वन्यजीव लवर होते हैं, जो वन्यजीव प्रेमी होते हैं, उनको यही चीज़ चाहिए होती है। सही, और अच्छी बात ये भी है, फोटोग्राफर्स होते हैं, जिस तरीके से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इंतज़ार करते वो एक एक मोमेंट का, कि कैसे वो पानी पिएंगे, कैसे वो फीड कराएंगे, कैसे वो नेस्टिंग करेंगे, वो हमने तो एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनको भी एक्सपीरियंस होगा। कुल मिलाकर फाइनल कमेंट ये है कि अभी तो ये एक ट्रेलर है, कुछ ही है, लेकिन अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, ये संख्या जब और ज़्यादा हो जाएगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत पल लोग जी पाएंगे, और भी ज़्यादा खूबसूरत पल लोग जी पाएंगे। उल्लास, उमंग, मानसिक शांति, प्रकृति का ऐसा प्राकृतिक नज़ारा जो आँखों को, चक्षुओं को ऐसे खोल देता है, ऐसा लगता है कि मानो कि ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी। ऑक्सीजन भरपूर, प्रवासी और जो स्थानीय परिंदे हैं उनका कलरव, उनको फीडिंग करते देखना निश्चित तौर पर एक अलौकिक एहसास से कम नहीं है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे घना की फिजा बदलेगी, यहाँ का आकर्षण बढ़ेगा और निश्चित तौर पर जो पर्यटक हैं, देशी विदेशी मेहमान, वो बरबस यहाँ खींचे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बेजुबान परिंदों के अद्भुत और अकल्पनीय रोमांचक दुनिया की सैर अच्छी लगी होगी। नमस्कार।